तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? पहले वीडियो को पूरा देखें और हमें सपोर्ट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन एक बार फिर से शुरुआत मैं लाल सागर से ही करूंगा। लाल सागर में रात फिर अमेरिका और यमन के बीच भारी झड़पें हुई हैं। हमास और इसराइल के बीच तो उधर लड़ाई चल ही रही है, लेकिन इधर अमेरिका और यमन के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है और यह लड़ाई भी काफी खतरनाक रूप ले चुकी है। दरअसल हूतीस क्या कुछ कर रहे हैं आप सब लोग देख ही रहे हैं। वो इसराइल के जहाजों को छेड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने वहां पर जाकर पंगा लिया, तो अब वो अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में कल रात अमेरिका और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट यमन के सादा शहर में हमले करने पहुंच जाते हैं। यमन का जो सादा शहर है वो हूतीस के कंट्रोल में रहता है। इसी शहर के ऊपर अमेरिका ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट हवाई बमबारी करके वापस आ जाते हैं। हमले के बाद अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि हमने ये जो हमले किए हैं हूतीस के ऊपर, ये ऐसे 8 ठिकानों पर किए हैं जहां से हूतीस अपने ड्रोन को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। यहां से हूतीस अपने ड्रोन को लॉन्च करते और वो ड्रोन हमारे ऊपर लाल सागर में आके हमले करते, लिहाजा हमने उनके 8 ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका की तरफ से इस तरह का दावा किया गया, लेकिन हूतीस ने जवाब दिया कि ये जो रात अमेरिका और ब्रिटेन ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की है, इससे हमें मामूली सा भी नुकसान नहीं हुआ है। और वाकई में उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिखा भी दिया। अमेरिका के हमले के 1 घंटे के बाद ही हूतीस ने अमेरिका के युद्धपोत पर कई सारी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इसके कुछ ही देर के बाद एक वाणिज्य जहाज अमेरिका का लाल सागर से इजराइल के बंदरगाह की तरफ जा रहा था, उस पर भी कई सारी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हूतीस ने दाग दी। अमेरिका दावा करता है कि हमने ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, लेकिन बदले में पलटकर 1 घंटे के अंदर ही हूतीस तगड़ा जवाब देते हैं। अब आप कहेंगे फराज भाई, इससे नुकसान कितना हुआ अमेरिका को? आइए बताता हूं। देखिए, अमेरिका का युद्धपोत जो है वो काफी ताकतवर है, उसको तहस नहस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के ऊपर हूतीस ने युद्धपोत पर जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, वो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल 1 मील दूर तक पहुंच गई। अमेरिका के युद्धपोत पर किसी मिसाइल से हमला होता है तो अमेरिका के युद्धपोत पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और तकरीबन 10 मील दूर से ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार देता है। लेकिन रात हूतीस ने जो हमले किए हैं अमेरिका के युद्धपोत पर, वो हमले इतने खतरनाक थे कि 1 मील दूर तक जब मिसाइल पहुंच गई, तब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया। इस बात को खुद अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने ही एक्सेप्ट किया है कि हमला काफी खतरनाक था और इसको रोकने के लिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को आखिरी लेयर तक जाना पड़ा। और आखिरी लेयर अमेरिका तब इस्तेमाल करता है जब हमला बहुत खतरनाक होता है, जब अमेरिका को ऐसा लगता है कि अब यह मिसाइल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रुकेगी। इस आखिरी लेयर को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को $2.2 मिलियन का खर्च आता है। हूतीस की एक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका ने $2.2 अरब खर्च किए, तो ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होता है। आखिरी लेयर तक पहुंच गया। अगर ये आखिरी लेयर नहीं चलाई होती अमेरिका ने, तो शायद ये मिसाइल युद्धपोत के ऊपर जाकर गिरती। ये हमला हुआ, इसके कुछ ही देर के बाद एक अमेरिकी व्यापारिक जहाज जिसका नाम कोल है, लाल सागर से वो इजरायली बंदरगाहों की तरफ जा रहा था। इस पर भी कई सारी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। शुरुआती जो बयान आए हैं हूतीस की तरफ से, सूत्रों के मुताबिक निशाना बिल्कुल टारगेट पर लगा है। अब कितना नुकसान हुआ है ये कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल अमेरिका हमले जब करता है तो उसके जवाब में हूतीस अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आखिर माहौल बिगाड़ कौन रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कभी भी उड़ जाते हैं, बमबारी करके वापस आ जाते हैं। अच्छा, ईरान और अमेरिका की भी ये खबर आपको बता देता हूं, उसके बाद कुछ ऐसी खबरें बताऊंगा जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा अफसोस महसूस करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच क्या कुछ चल रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मालूम है। अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला होता है, अमेरिका कसम खाता है कि ईरान के ऊपर हमला करूंगा, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मालूम है। फिलहाल अमेरिका ने एक मैसेज भेजा कि हमें हमले करने दो अपनी खाली जगहों पर। ईरान ने कहा कि नहीं भैया, हमारी ज़मीन पर हमला करने की कोशिश मत करना। अब जो है अमेरिकी अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि CNN को बताया गया कि देखिए, हम ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, लेकिन ईरान के जो समर्थक ग्रुप हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, खासकर इराक और सीरिया में, उनके ठिकानों पर हमले जरूर करेंगे। ईरान समर्थित ठिकानों पर इराक और सीरिया के अंदर अमेरिका हमले करेगा और साइबर अटैक करेगा, इस तरह की जानकारी दी गई। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में जो ईरान के अधिकारी हैं
उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप ईरान समर्थित ग्रुप के ऊपर भी इराक और सीरिया के अंदर हमले करते हैं तब भी आपको हमारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर ईरान के जनरल सलामी ने कहा कि देखिए, हम इस युद्ध के पीछे नहीं हैं, आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है हम इसके पीछे नहीं हैं, लेकिन हम युद्ध से डरेंगे भी नहीं। अगर आप हमारे ऊपर हमले करोगे तो पलट कर हमलों का जवाब हम भी देंगे। फिलहाल जो बाइडेन जो है वो काफी ज्यादा कश्मकश में है कि ईरान पर हमला किया जाए ना किया जाए। रोजाना व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग हो रही है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर ईरान के साथ पंगा ले लिया तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। उधर हूतीज भी नाक में दम किए हुए हैं, अगर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अमेरिका हमले नहीं कर रहा है। आइए अब आपको एक शर्मनाक खबर दिखाता हूं। इस तरह की मिलती जुलती खबर मैं आपको काफी दिन पहले और बता चुका हूं इजिप्ट को लेकर। इजिप्ट के लोग कितने ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, खासकर इजिप्ट की सेना और इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसी जो बॉर्डर पर तैनात रहती है। आपको अच्छे से पता होगा कि गाजा के अंदर जो मदद के ट्रक जा रहे हैं वो इजिप्ट के बॉर्डर से ही होकर जाते हैं। रिपोर्ट आई है कि इजिप्ट की जो इंटेलिजेंस सर्विस है GIC, गाजा के अंदर कोई भी ट्रक जाता है तो उस ट्रक से $5000 लेते हैं परमिट के नाम पर। एक ट्रक से $5000 इजिप्ट की इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारी वसूलते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। कुछ इसी तरह की खबर मैं आपको बहुत दिन पहले बता चुका हूं कि जो गाजा के लोग अपने बूढ़े मां बाप को, अपने छोटे छोटे बच्चों को गाजा से निकालकर इजराइल के हमलों की वजह से इजिप्ट की तरफ जाना चाहते थे बॉर्डर क्रॉस करके, उन लोगों से भी इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर तैनात इजिप्ट की सेना के कुछ लोग $10,000 की मांग करते हैं। $10,000 दो और बॉर्डर पार करके चले जाओ। यह खबर मैं आपको बहुत दिन पहले बता चुका था, लेकिन यह जो खबर आई है एक शर्मनाक करने वाली है। स्पेन के बाद स्लोवेनिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो UNRWA की फंडिंग बंद नहीं करेगा। साथ ही साथ जिन देशों ने फंडिंग रोकी है यूनाइटेड नेशंस की इस एजेंसी की, उनसे भी कहा है कि आप अपनी फंडिंग को जल्द से जल्द रिलीज करें। दोस्तों, ये खबर कनाडा से आ रही है। कनाडा की सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम $40 मिलियन गाजा के लिए देंगे, लेकिन इस खबर पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये जो $40 मिलियन कनाडा मदद देगा, ये देगा किसे? क्या इजराइल के थ्रू देगा? क्योंकि UNRWA की फंडिंग तो कनाडा ने भी बंद कर दी है। इजराइल ने जो दावा किया कि इसके लोग 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे, कनाडा ने भी फंडिंग को रोक दिया है। तो आखिर अचानक से कनाडा की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी क्यों किया गया? दरअसल इसके पीछे भी हो सकता है कि एक वजह यह हो कि कनाडा के अंदर जितने भी मानवाधिकार संगठन हैं, उन मानवाधिकार संगठनों के वकीलों ने और कनाडा की अल हक कमेटी ने कोर्ट में कनाडा की सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया है। कनाडा के मानवाधिकार संगठनों के वकीलों का यह मानना है कि कनाडा की सरकार खुले तौर पर इजराइल के नरसंहार को सपोर्ट कर रही है और इजराइल को हथियार भी पहुंचा रही है। लिहाजा तुरंत कनाडा की सरकार को अपने हथियारों को रोकना पड़ेगा। कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलिना जोली को 14 दिन का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए। देखिए, कानून जो है ना, ऐसे देशों में सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री को अपनी सफाई देनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।